नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हिंदी साहित्य के विविध स्वरूपों पर बातचीत करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर आप सबके समक्ष उपस्थित होते हैं। आज हम जिस टॉपिक या जिस विषय को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हैं, वह विषय हिंदी साहित्य की प्रारंभिक स्थिति या यूं कहें कि हिंदी साहित्य में जो साहित्य है उसकी मानकता क्या है, उसके विविध स्वरूप क्या है, किसे हम साहित्य कहें, या साहित्य के जो रूप हैं या विधाएं हैं उन्हें कैसे पढ़ा जाए, कैसे देखा जाए, किस चीजों को उसमें शामिल होते हुए जो शामिल किए गए हैं उनको जानने की कोशिश की जाए। तो इन्हीं सभी बिंदुओं को हम यहाँ ध्यान देने की कोशिश करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि साहित्य का जो निरीक्षण है, साहित्य का जो परीक्षण है, साहित्य का जो मूल्यांकन है वो हम कैसे करें, किस तरीके से करें। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जो हमारे यहाँ साहित्य जो शब्द है वो बहुत बाद के पहल में शामिल किया गया है। इससे पहले हमारे यहाँ जो शब्द चलता था वो वांग्मय था, और वो वांग्मय शब्द ये निरूपित करता है कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो काव्य लेखन की जो पद्धति है वो बहुत पुरानी है, और वो काव्य लेखन चाहे वो नाट्य रूपांतरण में हो या जो पद्यात्मक हो यानी कविता के रूप में हो, उन्हीं विधाओं को वो समृद्ध बनाती रही है। नाटक भी लिखा जाता था तो वो पद्य के रूप में ही ज्यादा दिखाई पड़ता है, गद्य का रूप बहुत बाद में दिखाई पड़ता है। तो इस तरीके से जब हम मूल्यांकन करने की पद्धति पर यहाँ आते हैं तो हम पाते हैं कि जो हमारे यहाँ साहित्य की रूपरेखा है, उस साहित्य की रूपरेखा को हम जब तक उसके पीछे की संरचना को नहीं समझ जाते तब तक हम सही तरीके से साहित्य का मूल्यांकन नहीं कर पाते। जैसा कि आप जानते हैं कि साहित्य जो है हमारे यहाँ दो तरीके से उसका मूल्यांकन किया जाता है, एक भारतीय काव्य शास्त्रीय दृष्टिकोण से और दूसरा पाश्चात्यवादी जो दृष्टिकोण है उसके हिसाब से। साहित्य पर जब हम बात करते हैं तो हम यह गौर करते हैं कि हम यहाँ हिंदी साहित्य पर बात कर रहे हैं। साहित्य कहने का तात्पर्य केवल हिंदी से नहीं होता, साहित्य में और भी विधाएं शामिल होती हैं। जैसे हम अंग्रेजी साहित्य को ले ले, हम बंगाली साहित्य को ले ले, हम मराठी साहित्य को ले ले, हम गुजराती साहित्य को ले ले, अन्य जो भाषाओं में भी रचनाएं लिखी जा रही हैं या लिखी गई हैं वो सभी साहित्य के ही केंद्र में है। लेकिन हम यहाँ जिस साहित्य पर बात कर रहे हैं या जिस भाषा के रूप में बात कर रहे हैं वो हिंदी साहित्य है। हिंदी साहित्य में जिस पद्धति पर या जिस स्वरूप की यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं वो दो रूप हैं, जिसमें एक भारतीय काव्य शास्त्रीय रूप और दूसरा है पाश्चात्यवादी काव्य शास्त्रीय रूप। पाश्चात्यवादी काव्य शास्त्रीय जो रूप है वो बहुत बाद की है। हमारे यहाँ जो पहल चलती रही है वो भारतीय काव्य शास्त्रीय रूप की रही है और उसी से इसकी एक रूपरेखा देखने को मिलती है। दोस्तों, जब हम साहित्य पर बात करते हैं तो साहित्य के कुछ भेद होते हैं। साहित्य को बांटने की कोशिश किया गया है, यानी साहित्य का जो भेद है या विभाजन है वो तीन रूपों में दिखाई पड़ता है। पहला है पद्य के रूप में, दूसरा है गद्य के रूप में और तीसरा है चंपू के रूप में। पद्य कहने का तात्पर्य है जो छंद युक्त रचना हो, यानी छंदों में बद्ध रचना हो, लयात्मकता जिसमें हो, जिसमें चमत्कार को प्रेरित करने की कोशिश किया जाता हो, जिसमें कल्पना को प्रधानता दी जाती हो, जो कहीं ना कहीं भाव प्रधान हो, भावुकता को उसमें प्रश्रय दिया जाता हो। तो इस तरह की जो भी रचना होगी, जो भी लेखन किया गया होगा वो पद्यात्मक के अंतर्गत रखा जाएगा। अब ये पद्यात्मक जो रचना होती है इसमें किन चीजों को ज्यादा ध्यान दिया जाता है या किस तरह की लेखन पद्धति होती है, तो आप जानते हैं कि इसमें कविता के रूप में हमें लेखन पद्धति दिखाई पड़ती है। यानी कविताएं जो लिखी जाती हैं, जो रचनाकार के माध्यम से कविता लेखन होता है, उसे इसमें शामिल किया जाता है। कविता में जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें छुपी होती है और उन सभी चीजों को जब तक हम ध्यान नहीं देते, जब तक हम समझ नहीं लेते, तब तक हम कविता के पीछे
जो लेखक की एक मनोदशा होती है, जो लेखक का उद्देश्य होता है, लेखक किस तरह की चीजों को उसमें प्रस्तुत करने की कोशिश करना चाह रहा है, उसको नहीं समझ पाते। तो जब हम पद्य पे बात करते हैं, पद्य विधा के ऊपर बात करते हैं, कविता पर बात करते हैं, तो कविता को जब हम तोड़ते हैं तो दो रूपों में उसके भाग करते हैं। जब हम कविता पर बात करते हैं तो इसके दो पक्ष दिखाई पड़ते हैं, एक कला पक्ष और दूसरा भाव पक्ष। अब हम भाव पक्ष और कला पक्ष पे जब हम बात करने की पहल करेंगे तो यह जानने की कोशिश करेंगे कि एक लेखक की क्या मनोदशा होती है, कि वो किस तरीके से भाव पक्ष में बातों को रखता है और किस तरीके की योजना वो कला पक्ष के दौरान अपनी कविता में शामिल करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर हमें यह ध्यान देना है कि जब तक हम कविता में इन बिंदुओं को ध्यान नहीं देते, जैसे रस क्या है, रस योजना उस कविता में कैसे की गई है, रस पर जब हम बात करेंगे तो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, जिसको संचारी भाव भी कहते हैं, और अस्थाई भाव, इन चारों पर भी बात करेंगे कि इन चारों की योजना उसमें किस तरीके से कविता में कवि कर रहा है। तत्पश्चात हम गुणों पे बात करेंगे कि किस तरीके के गुण जो कविता में शामिल गुण हैं और दोष हैं वो किस तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद रीतियां कैसे दिखाई पड़ती हैं, जैसे वैदर्भी है, गौड़ी है और पांचाली रीति। ये तीन प्रकार की जो रीतियां बताई गई हमारी काव्य शास्त्रीय दृष्टि से, वो रीतियां किस तरीके से एक कवि योजना अपने कविता लेखन में करता है, किस तरीके से वो इन रीतियों का प्रयोग वो अपने कविता के माध्यम से करता है। ठीक वृत्तियां किस तरह, वृत्तियों का प्रयोग कैसे वो कर रहा है, जिसमें उपनागरी वृत्ति, परुषावृत्ति और कोमला वृत्ति का जो प्रयोग किया जाता है। इसके बाद शब्द शक्तियां, चूंकि शब्दों की जो शक्तियां होती हैं वो जैसे अविधा है, लक्षणा है, व्यंजना है, वो किस तरीके की शब्द शक्ति का प्रयोग कविता में कर रहा है, इसको देखने की पहल हम करेंगे। और फिर अलंकार योजना, यानी दो प्रकार की, खासकर हम दो प्रकार के अलंकार पे बात करते हैं, एक शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार का प्रयोग यदि कवि कर रहा है तो किस तरीके से कर रहा है, अर्थालंकार की बात कर रहा है तो किस तरीके से कर रहा है। तो इस तरीके से हम पद्य योजना में कविता के इन सभी स्थितियों को जब तक सही तरीके से देख नहीं लेते, समझ नहीं लेते, मूल्यांकित नहीं कर पाते, तब तक कविता के उन भावों को सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं। तो यह जरूरी बन जाता है कि पहले हम इन सभी तत्वों को समझें, इन सभी बिंदुओं को समझें कि ये होते क्या हैं। कवि अपनी कविता के दौरान इन सभी बिंदुओं को रूपायित करने की कोशिश करता है। ठीक इसी तरीके से दूसरी जो विधा है वो गद्य है। गद्य कहने का तात्पर्य यह है कि जो छंद से रहित हो, जिसमें विचार को प्रधानता दी जाती, अर्थात तर्कपूर्ण, विचारपूर्ण, चिंतन युक्त, वाक्यबद्ध जो रचना होगी वही गद्य कहलाती है। इसमें व्याकरण नियमों का खासकर ध्यान रखा जाता है। तो गद्य कहने से तात्पर्य और गद्य का विकास कैसे और कब दिखाई पड़ता है, इस पर हम बात करेंगे। और यह भी जानेंगे कि गद्य के अंतर्गत जो विधाएं आती हैं, जैसे कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, आलोचना है, निबंध है, या और भी अन्य गद्येतर जो विधाएं हैं जो बहुत बाद में विकसित हुई हैं, उनमें एक रचनाकार या एक जो साहित्यकार है वो किस तरीके की पहल करता है, किस तरीके की योजना बनाता है कि उसे गद्य का रूप दे पाए या गद्य के रूप में उसे रूपायित कर पाए। यह भी देखने की हम यहाँ कोशिश करेंगे। इसके पीछे हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि कहानी होती क्या है, कहानी लेखन से पहले कहानीकार की दशा क्या होती है, कहानी में वो किस तरीके से उन तत्वों का प्रयोग करता है जिसमें कहीं ना कहीं वातावरण है, उस कथानक है, भाषा है, विचार यानी संवाद योजना है। तो और उसके बाद से जितने भी उसके कथोपकथन है, ये जो शामिल वो करते हुए कहानी को एक रूप देता है, वो कैसे करता है, वो एक कहानीकार या रचनाकार कैसे उसको रूपायित करता है, कैसे उन सभी योजनाओं को उसमें बद्ध करता है। क्या ये काव्यशास्त्री अंतर्गत आती है या पाश्चात्य जो शैली है या पाश्चात्य मूल्यांकन है उसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो इस तरीके से
पद्य और गद्य में किस तरीके से हम पहले उन तत्वों को समझें, तत्वों को जानें, तब हम इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि हाँ, कोई भी कविता का जब हम पठन करेंगे, कविता को पढ़ेंगे, तो कविता के पीछे के उन सभी बिंदुओं को, उन सभी पहलुओं को समझ पाएंगे। या गद्य में कोई रचना को पढ़ेंगे, चाहे कहानी हो, उपन्यास हो, तो उसकी बनावट के साथ साथ हम उसकी भाव प्रवणता, यानी कवि रचनाकार है, जो साहित्यकार है, उसकी सोच क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उस लेखन को प्रणीत करने की, उसके पीछे के रहस्यों को जानने की, उसको भी हम बखूबी जान पाएंगे। तीसरी और अंतिम जो इसमें जो भेद बताया गया है वो चंपू। चंपू का मतलब होता है जो गद्य और पद्य दोनों को शामिल करके जो रचना की जाती है वो चंपू कहलाती है। इसमें भाव एवं विचार दोनों की महत्ता होती है। जैसी बात है कि इसमें पद्य के भी गुण है और गद्य के भी गुण है, तो दोनों के गुण होने के नाते इसमें दोनों की प्रधानता देखने को मिलती है। इसे भी दो भागों में बांटा गया है, एक है विरुद्ध और एक है क्रमभक्त। विरुद्ध का तात्पर्य है जो गद्यात्मक जो लेखन होता है, जो उसमें गद्य के पक्ष आते हैं, और क्रमभक्त का मतलब या तात्पर्य है जो उसमें पद्य के रूप आते हैं, यानी जो कविता पक्ष होता है। तो इन सभी बिंदुओं पर हम एक एक करके देखेंगे और समझेंगे, तब जाकर हम हिंदी साहित्य की उस विस्तृत रूपरेखा को बखूबी तरीके से समझ पाएंगे और जान पाएंगे। मुझे आशा है कि यह जो पहल है जो मेरे द्वारा की जा रही है, साहित्य को, खासकर हिंदी साहित्य को गंभीरता पूर्वक या सूक्ष्म तरीके से समझने की, वो आपको निश्चित तौर पर पसंद आएगी। यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही हो तो एक निवेदन है कि आप इस क्लास को, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, साथ ही शेयर भी करेंगे ताकि अन्य दोस्तों तक भी इसकी पहुंच बन पाए जिन्हें इसकी जरूरत महसूस होती है। चलिए हम एक नए क्लास के साथ अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद।